हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 19 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। यह वीडियो काफ़ी लेट में आ रही है और मुझे लगता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर को मेरी स्टोरी भूल गई होगी, तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो को देखकर वह इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट हमारा वहाँ पर ख़त्म हुआ था जहाँ पर वांगजी म्याम्या के साथ एक ट्रिप पर जाता है और न्यू सैन की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में सांगलन और साओ सिंचन विंग से मिलने उसके पास जाने ही वाले थे कि वो रुक जाते हैं, क्योंकि ही विंग के पास एक पर्सन अपने तेज कदमों के साथ पहुंच जाता है और ये कदम थे मिस्टर लैन कुरैन के। लैन कुरैन अचानक से विंग के सामने आ जाते हैं। विंग उन्हें देखते ही उन्हें वो करता है। लैन कुरैन स्माइल करते हुए कहते हैं, हेलो हैंडसम, कैसे हो तुम? लैन कुरैन को स्माइल करता हुआ देख और अपने बारे में पूछता हुआ देख विंग तो शॉकिंग स्टेज पर ही पहुंच जाता है। वह कुछ रिएक्ट कर ही पाता कि कुरैन उसके पास से गुजर रहे एक वेटर के हाथ में से ड्रिंक की ग्लास विंग के सामने करते हुए कहते हैं, क्या ये ड्रिंक तुम लेना चाहोगे? ये सॉफ्ट ड्रिंक है, हम लैंस यह ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं। विंग ने स्माइल किया और उसे ले लिया, मगर वो अभी भी इसे पी नहीं रहा था। वह तो बिना पल के झपकाए कुरैन को ही देखे जा रहा था। उसके इस बिहेवियर को देखकर कुरैन हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें बस यूं ही खड़े रहना है, पीना नहीं है? या फिर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि आज तुम्हारी कंपनी देने के लिए ये ओल्ड मैन क्यों आया है? क्या तुम अपने फ्रेंड्स को तलाश कर रहे हो या फिर वांगजी को? कुरैन के मुंह से वांगजी का नाम सुनकर विंग और भी शॉक्ड हो गया। वह अभी तक ये सारी बातें प्रोसेस करने में ही लगा था कि ये कोल्ड हार्टेड और वांगजी की ही तरह पर्सनालिटी कैरी करने वाले कुरैन इतने ज्यादा स्वीट टॉकर कैसे बन गए हैं। वह तो जैसे सदमे में ही चला गया था। तभी कुरैन ने कहा, लगता है मिस्टर वेबोसियान को इस ओल्ड पर्सन की कंपनी पसंद नहीं आई, तो फिर मुझे यहाँ से जाना ही होगा। ओके मिस्टर वेबोसियान, मैं यहाँ से चलता हूँ। विंग को जैसे ही कुरैन की ये बातें सुनाई दी उसने तुरंत कहा, नहीं प्लीज मत जाइए, मुझे पसंद है आपका साथ। विंग के ये शब्द इमोशन से भरे हुए थे, जिसने कुरैन के जाते हुए कदमों को रोक लिया। कुरैन ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। ऐसे अब ये बताओ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? विंग को आज कुरैन का उसके बारे में, उसकी कंपनी के बारे में पूछना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी वो सब बताना शुरू किया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, जो कुछ कुरैन पूछ रहे थे। कुरैन ने करीब 1 घंटे तक विंग से बातें की। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। वजह यह थी कि विंग की बातें करने का तरीका बिल्कुल उसकी माँ की तरह चेयरफुल था। कुरैन के मन में जैसे ही ये बात आती है, उनके चेहरे की स्माइल में उनके पास्ट का पेन झलकने लगता है, मगर वह फिर भी खुद को संभाल ही लेते हैं। क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे वेबोसियान? नहीं, वो वांगजी तुम्हें क्या कहकर बुलाता है? कुरैन ने विंग से पूछा। विंग ने धीमे से अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, मिस्टर लैन मुझे विंग कहते हैं। ओके विंग, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? कैसा फेवर चाहिए आपको मिस्टर लैन, मुझे बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। विंग ने भी एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह तुरंत कहा। कुरैन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, क्या वांगजी के ना आने तक तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? विंग ने जब ये सुना तो उसे एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया है। क्या उसने ये सुना कि मिस्टर कुरैन ने कहा है कि उसे उनके साथ रहना होगा? विंग को समझ नहीं आ रहा था कुरैन ने ये कैसा फेवर मांग लिया है। कुरैन विंग के फेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें विंग के फेस पर उसी तरीके के एक्सप्रेशन की उम्मीद थी। कुरैन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, मगर इस वक्त मैं अकेला हूँ और मेरा हेल्थ भी डाउन रहता है। मेरे मेंशन में डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल है, मगर तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि इस टाइम हम जैसे ओल्ड पर्सन को मेडिसिन से ज़्यादा हमारे अपनों की ज़रूरत होती है।
और मेरी बदकिस्मती मेरे दोनों नेफ्यूज यहाँ नहीं है। मैं वांग जी को रोक नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था म्या के साथ। म्या का नाम जैसे ही विंग ने सुना, ड्रिंक की जो सिप उसने ली थी उसे सरक गई। वह जोर जोर से खांसने लगा। कुरैन घबराकर उसकी बैग को रब करने लगते हैं और ये सब नजारा वहां खड़े सभी लोग देख रहे थे। यह सब देखकर मानो उनके पैरों के तले से जमीन ही सरक गई थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। मिस्टर कुरैन क्या कर रहे थे। मिस्टर कुरैन किसी पर्सन की पब्लिक में केयर कर रहे थे और वो भी वो पर्सन विभूषियान है। यह बात उन्हें हजम ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां खड़े हर इंसान को अच्छे से विभूषियान और लैन कुरैन के बीच उस रिलेशन के बारे में पता था जिसमें कुरैन विभूषियान को देखना ही पसंद नहीं करते थे। और आज ये क्या हो गया है, यह बात किसी के गले उतर ही नहीं रही थी। वो सब जानते थे कि विंग को हमेशा से कुरैन नीचा ही दिखाते थे, मगर आज ये अचानक से क्या हो गया है। वो विभूषियान की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। क्या सच में वो केयर कर रहे हैं? क्या ये सच है? किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। सॉन्गलैन ने साओ सिंचेन के हाथों को जोर से दबाते हुए पूछा, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो? साओ सिंचेन ने कहा, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ और अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वांग जी किसके सेफ हाथों की बात कर रहा था। सॉन्गलैन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंकल लैन कुरैन की। साओ सिंचेन ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। वहीं उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़े वेनिंग और न्यू हुसैन विंग से भी ज्यादा हैरान हो गए थे। न्यू हुसैन ने थोड़ा सस्पिशियस लुक देते हुए कहा, वेनिंग, मिस्टर लैन वीगा के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे तो डर लगने लगा है। वेनिंग ने भी अपनी धीमी आवाज में कहा, क्या ये फिर से विंग सर की इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा कि वो उनकी केयर कर रहे हैं, मगर ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर वो सर की इंसल्ट कर रहे हो तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे तो उनके सामना करने में ही डर लगता है, वेनिंग ने न्यू हुसैन से घबराते हुए कहा। न्यू हुसैन ने कहा, मैं भी इतना बहादुर नहीं हूं वेनिंग, चाहे जो भी हो। न्यू हुसैन, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वेनिंग ने एक बार फिर गुस्से से कहा। वेनिंग और न्यू हुसैन का विंग के प्रति प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया था। वो सॉन्गलैन और साओ सिंचेन की अनदेखी कर विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। साओ सिंचेन ने जब ये देखा तो वो भी उनके पीछे विंग की ही तरफ चलने लगे थे। इधर विंग जो चुप हो गया था, उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में लैन कुरैन उसकी इतनी केयर कर रहे हैं या फिर केयर करने का दिखावा कर रहे हैं। क्या सच में लैन कुरैन उसे अपने साथ रहने का ऑफर दे रहे हैं? मगर ये सच नहीं हो सकता है। हालांकि वह जानता था कि अब उसके और कुरैन के बीच का रिलेशन पहले जैसा नहीं रह गया है, काफी हद तक वह नॉर्मल हो गया है। मगर आज जब लैन कुरैन उसे ऐसा ट्रीट कर रहे थे और उसे लैन मेंशन में कुछ दिनों तक रहने के लिए इनवाइट कर रहे थे, वह भी वांग जी की गैर मौजूदगी में, तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अचानक से हाँ कैसे कह दे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। क्या पता वांग जी के अब्सेंस में कुरैन उसके साथ प्रैंक कर रहे हो। वह हाँ कैसे कहे। उसकी ऐसी हालत देखकर कुरैन ने थोड़ा सा स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा, पर मैं आज रात का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ। मॉर्निंग में मुझे अपना डिसीजन सुना देना। यह कहने के साथ ही कुरैन ने फिर से स्माइल किया और कहा, मेरा साथ देने के लिए थैंक्स, बट मुझे तुम्हारे हाँ का इंतजार रहेगा। और वह वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुरैन के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारे हाँ का इंतजार रहेगा। क्या मिस्टर लैन उसे प्रेशराइज कर रहे हैं हाँ बोलने के लिए? मगर क्यों? तभी नी हुसैन और वेनिंग वहां दौड़ कर आते हैं, मगर विंग का उन पर तो जैसे ध्यान ही नहीं था। वह जैसे हिप्नोटाइज सा हो गया था और बस जाते हुए लैन कुरैन की तरफ ही देख रहा था, जब तक कि नी हुसैन ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे हिलाया नहीं। वी ब्रदर, क्या देख रहे हो आप? मिस्टर लैन ने क्या आपको फिर से हर्ट किया? नी हुसैन के इन शब्दों को सुनते ही मानो विंग होश में आ गया था। उसने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, यह सच नहीं है नी हुसैन, उन्होंने लैन मेंशन में मुझे रहने के लिए इनवाइट किया है। क्या
एक साथ चारों बोल पड़े, क्योंकि तब तक सॉन्गलैन और साओ सिंचैन भी वहां आ चुके थे। मगर क्यों? वेनिंग ने पूछा। वेनिंग के शब्दों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। क्योंकि वो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, मगर शायद लानर गगा नहीं है ना, तो इसी वजह से। ने हुसैन ने कहा, मिस्टर लैन नहीं है तो क्या वो मिस्टर सॉन्गलैन या साओ सिंचैन को ये नहीं कह सकते थे? सॉन्गलैन के कानों में जैसे ही ये बातें पड़ी, उसने कहा, क्या हमें? हम भूलकर भी नहीं जाएंगे उनके पास। हम उनके पास जाकर नहीं रह सकते हैं, तुम्हें पता है ना। तुम्हें शायद पता नहीं है, हम दोनों ने एक साथ रहने के लिए उन्हें किस तरीके से मनाया था। वो बहुत ही मुश्किलों भरा हमारा समय था। उन्होंने कितने टफ एग्जाम लिए थे हमें अपने लव को प्रूफ करने के लिए। क्या सच में? इस बार हैरानी से वेनिंग, विंग और नी हुसैन एक साथ चिल्ला पड़े। हाँ सच में, सॉन्गलैन ने कहा। प्लीज हमें बताओ ना, क्या क्या करवाया था मिस्टर लैन खुरैन ने तुम दोनों से? उन्होंने? हो, सॉन्गलैन ने कहा, बहुत कुछ करवाया था। साओ सिंचैन तुम बताओगे क्या करवाया था उन्होंने तुमसे? साओ सिंचैन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस वक्त को दोबारा याद नहीं करना चाहता। समझ आया सॉन्गलैन? इतना कहकर साओ सिंचैन वहां से चला जाता है और ड्रिंक की ग्लास लेकर दूर काउच पर जाकर बैठ जाता है। सॉन्गलैन ने लंबी आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में जानना है कि उस खड़ूस अंकल ने क्या क्या किया था? खड़ूस? ने हुसैन ने कहा। सॉन्गलैन ने घबराते हुए कहा, प्लीज वांग जी के सामने ये बातें मत कर देना कि मैंने उसके अंकल को खड़ूस कहा था। नहीं कहूंगा। पहले बता दो क्या क्या किया था अंकल कुरैन ने तुम दोनों के साथ? ने हुसैन ने हंसते हुए कहा। सॉन्गलैन ने अपनी कहानी शुरू कर दी। उसकी कहानी सुनने के साथ ही कभी वे हंसते तो कभी हैरान होते, कभी कभी वो रोने भी लगते। सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला। सॉन्गलैन ने जब अपनी स्टोरी खत्म की तो नी हुसैन चिल्ला पड़ा, मिस्टर कुरैन कितने डेंजरस है सॉन्गलैन। अब लग रहा है कि मिस्टर लान वांग जी क्यों ऐसे हैं, वह भी अपने अंकल की ही तरह खड़ूस हैं। नी हुसैन ने फ्लो में तो बोल ही दिया था वांग जी को खड़ूस, मगर उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो किसके सामने ऐसा बोल रहा है। सॉन्गलैन अभी कुछ कह ही पाता कि तभी विंग ने गुस्से में कहा, नी हुसैन वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है। विंग के गुस्से को देखकर नी हुसैन घबरा गया। उसने कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था विंग गगा, मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल गया, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नी हुसैन अपनी पपी आइज के साथ विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, ठीक है, मगर आज के बाद से मेरे गगा के बारे में कुछ भी मत कहना। नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। यह कहता हुआ जब वह घूमा तो उसे सॉन्गलैन की जलती नजरों का सामना करना पड़ा। नी हुसैन ने एक बार फिर कहा, सॉरी सॉन्गलैन, मैं सच में मिस्टर लैन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। तभी साओ सिंचैन की आवाज आती है, नी हुसैन हमें पता है ना कि वो खड़ूस है, पर क्या करें, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वो खड़ूस है। इस बात पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। साओ सिंचैन ने हंसते हुए नी हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे ही ये कहा, सॉन्गलैन और विंग ने एक साथ कहा, शट अप साओ सिंचैन की आवाज एक साथ निकलती है, जिसकी वजह से पूरा माहौल पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल गया था। सभी की नजर विंग के ग्रुप की तरफ ही चली गई थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था कि निमिंजे वहां दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई बात हो गई है विवुशियान? इसके बाद तुरंत ही वह साओ सिंचैन की तरफ देखते हैं और हड़बड़ाते हुए कहने लगते हैं, मिस्टर साओ सिंचैन, अगर विवुशियान ने कुछ कह दिया हो तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं गगा, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? साओ सिंचैन ने निमिंजे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो मिस्टर विवुशियान के साथ सॉन्गलैन ने भी डांटा है। ओह, ये बात है। हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, मगर क्यों डांटा है पता है? उन दोनों की डांटने की वजह से मेरे पार्टी का पूरा माहौल एक साइलेंट में बदल गया है। फिर उन्होंने पार्टी में सबकी तरफ देखते हुए पार्टी को कैरी ऑन करने के लिए कह दिया था। उसके बाद साओ सिंचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? साओ सिंचैन ने अपना सर झुकाते हुए थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कहा, मैंने उनके हैंडसम फ्रेंड पर कमेंट जो कर दिया था गगा। ओह, तो लान वांग जी पर तुमने कमेंट किया? आप तो बड़े समझदार हो, साओ सिंचैन ने हंसते हुए कहा। निमिंजे ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा, ओह नहीं, सबको लगा था कि यहाँ किसी बड़ी बात पर फाइट हो गई थी। ओके, तुम अपनी फाइट जारी रख सकते हो। ओके, कैरी ऑन योर फाइट।
मगर साओ सिंचैन, मैं तुमसे एक बात कहूँ, कहिए गगा। साओ सिंचैन ने भी तुरंत ही रिप्लाई किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया तुम्हारे साथ। नीमिंजे गगा, साओ सिंचैन ने चिल्लाया, मगर नीमिंजे कहाँ सुनने वाले थे। वह तो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सब हंसने लगे, मगर तभी किसी के सवाल ने उन सब का मुंह बंद कर दिया। तो क्या सोचा है सर? मिस्टर कुरैन की बात आप मानेंगे? वेनिंग ने अपनी डीप सीरियस आवाज में कहा। वेनिंग की इस बात को सुनकर वहां का माहौल, जो अभी तक हंसी मजाक का अड्डा बना था, खामोशी में बदल जाता है। अभी कुछ नहीं सोचा है वेनिंग, सोच भी नहीं पा रहा हूँ, विंग ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हें जाना चाहिए बेबूसियान, अगर वांगजी यहाँ होता और अंकल ने तुम्हें बुलाया होता तो वह भी यही चाहता। साओ सिंचैन ने अब विंग की तरफ सीरियस लुक देते हुए कहा। सॉन्गलैन ने भी अब साओ सिंचैन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, विंग, अंकल खुद सामने से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। नेहुसैन ने कहा, सर मेरा भी यही मानना है। अगर वो आपसे अपना रिलेशन सुधारना चाहते हैं और उसकी पहल कर रहे हैं तो आपको भी उनकी हेल्प करनी ही चाहिए ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपके साथ हैं। वेनिंग ने भी सहमति जताई। ओके, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं यही करूंगा, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब हमें मिस्टर वेवूसियान और मिस्टर लैन कुरैन की इस प्यारी मीटिंग को एंजॉय करना चाहिए, सॉन्गलैन ने हंसते हुए कहा और सामने के खड़े वेटर को हाथ से इशारा कर सबको ड्रिंक सर्व करने के लिए कह दिया। फिर क्या था, सभी ड्रिंक लेने लगे और पार्टी को एंजॉय करने लगे। नई सुबह दिन के 8 बज गए थे। विंग, जो कभी 11 बजे के पहले नहीं उठता था, आज 6 बजे से ही उठकर रेडी होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने वेनिंग को भी बुला रखा था। वेनिंग विंग से इरिटेट सा हो गया था। उसने कहा, विंग सर अब तो बैठ जाइए ना, 2 घंटे से आप इधर उधर टहल रहे हैं, पैर दुखने लगे होंगे आपके, बैठ भी जाइए ना। नहीं वेनिंग, मैं कैसे बैठ जाऊं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तुम समझ नहीं रहे हो मुझे कितनी घबराहट हो रही है। तभी न्यूसैन, जो वहीं पर बैठा था, पास के बास्केट में से रखे एक सेब को उठाकर खाते हुए कहा, तो मत जाइए ना, किसने आपका हाथ पकड़ रखा है। नहीं हुसैन, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे जाना होगा, तो चलिए हम वहां आपको छोड़ दें। सच में तुम दोनों मुझे वहां छोड़कर आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ आपकी चहलकदमी बर्दाश्त करने से अच्छा है कि हम दोनों आपको वहीं पर छोड़कर आ जाएं। यह कहते हुए नेहुसैन ने विंग के लगेज को अपने हाथों में ले लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। वेनिंग भी विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में विंग, वेनिंग और नेहुसैन लैंड मेंशन के बाहर थे। विंग के हाथ में लगेज थी। वेनिंग ने कहा, सर यहाँ से आपको अकेले जाना होगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। विंग काफी ज्यादा नर्वस था। वह अपनी लाइफ के बड़े से बड़े कठिन समय में भी इतना ज्यादा नर्वस नहीं हुआ था जितना कि आज हो रहा है। वह यह नहीं करना चाहता था और शायद करना भी चाहता था। वह कंफ्यूज था। उसने एक बार फिर वेनिंग और नेहुसैन की तरफ नजर डाली जो कार में जाकर बैठ चुके थे, और फिर सामने के लैंड मेंशन पर। विंग दोबारा फिर पीछे देखता है तो अब कार चल चुकी थी। विंग के पास अब मेंशन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसे अब जाना ही होगा, यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगा। मगर आगे जैसे जैसे वह बढ़ता जा रहा था उसके पैर भारी होते जा रहे थे। उसके सामने उसके बचपन की गुजरी यादें फिर से ताजा होने लगी थी। लैंड मेंशन बिल्कुल नहीं बदला, पहले की ही तरह सफेद संगमरमर की तरह चमकता हुआ मेंशन। आसपास की हरियाली जो किसी की भी यादों में बस जाने के लिए काफी थी। जो एक बार इस मेंशन को देख लेता तो वह दोबारा इसे कभी नहीं भूल पाता। विंग भी नहीं भूला था, मगर उसके ना भूलने की वजह दूसरी थी। विंग की नजर एक बेंच पर जाती है जिससे वांगजी से उसकी पहली मुलाकात की याद फिर ताजा हो जाती है। वह और वांगजी पहली बार जब मिले थे तो यही बेंच था जिस पर वांगजी ने विंग के आंसुओं को पोंछा था और उसे अपने हाथों से पहली बार खिलाया था। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल इसी सोच के साथ आ जाती है, मगर तभी उसकी आंखें भर जाती हैं। उसे वह पल याद आ जाता है जब कुरैन ने उसका हाथ वांगजी के हाथों से छुड़ा दिया था। उस पल का वो दर्द आज भी उसके जेहन में रह रहकर ताजा हो जाता है। आज भी कुछ वैसा ही था, मगर तभी एक स्ट्रांग डोमिनेटिंग आवाज उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। गुड मॉर्निंग बेबूसियान,
मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। यह कहकर कुरैन ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुरैन का ऐसा वेलकम विंग को आश्चर्य से भर देता है। उसे कुरैन का गले लगाना एक अपनेपन का एहसास करा गया था। वह कुरैन के इस वार्मनेस में मेल्ट हो गया और अपनी पिछली पूरी कड़वी यादें भूल गया। उसने भी उसी अपनेपन के साथ कुरैन को वापस से गले लगा दिया। यह देख कुरैन को भी अच्छा लगा। कुछ सेकंड के बाद वह विंग से अलग होते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, वेलकम वेवोसियान, तुम्हारा स्वागत है। और पास के ही गार्ड को इशारा करते हैं विंग की लगेज लेने के लिए। वह गार्ड तुरंत वहां आ जाता है और विंग की लगेज लेकर अंदर चला जाता है। विंग का हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाते हैं। विंग उनके पीछे पीछे बिल्कुल पपेट की ही तरह चल रहा था। अंदर पहुंचकर कुरैन ने विंग को एक काउच पर बैठने का इशारा किया। विंग वहीं बैठ गया। गार्ड ने विंग के लगेज को एक रूम में ले जाकर रख दिया, जिस रूम की तरफ कुरैन ने इशारा किया था। विंग बैठे बैठे मेंशन को अंदर से चारों तरफ ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसे कुरैन की आवाज सुनाई देती है, यंग मैन, अभी बहुत समय मिलेगा तुम्हें इस मेंशन के इंटीरियर को देखने के लिए। पहले चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कहीं तुम ब्रेकफास्ट करके तो नहीं आए हो? विंग ने ना में सर हिला दिया, मगर उसका ये सर हिलाना भी बहुत हिचकिचाहट के साथ भरा हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था चेहरे से भी, मगर फिर भी किसी तरीके से वह कुरैन के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल के पास पहुंच ही जाता है। अब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, उनकी प्लेटें लगी हुई थी। विंग को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी प्लेट में उसकी पसंद के ही सारे फूड रखे हुए थे, नॉन वेज और स्पाइसी। मिस्टर कुरैन की प्लेट फुल ऑफ वेजिटेबल से सजी थी। विंग पूछना चाहता था कि कुरैन को कैसे पता कि विंग को खाने में क्या पसंद है। शायद वांग जी ने बताया होगा। हाँ, यही हो सकता है। विंग के मन में ये ख्याल आता है। नहीं तो कुरैन कैसे जान पाते कि विंग को खाने में क्या पसंद है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह अपना फूड खाने लगता है। अच्छे से जानता था कि लंच का रूल था कि ब्रेकफास्ट या लंच डिनर कुछ भी करते समय वो बात नहीं करते हैं, तो विंग भी उसी रूल को फॉलो करते हुए साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। जब उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तो मिस्टर लैन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। विंग को कुरैन का ये स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत ही अलग फील करा रहा था। वह बहुत खुश था। वह अपने आप को दुनिया का बहुत ही लकी पर्सन समझ रहा था इस वक्त। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी केयर मिस्टर लैन कुरैन जो कर रहे थे, जिनके साथ लोग एक मीटिंग करने के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं, वही लैन कुरैन आज पूरा टाइम विंग को बिना किसी परेशानी के दे रहे थे। कि मन में कई बार यह भी बात आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या लानर गग्गा ने उनसे कहा ऐसा करने के लिए? लानर गग्गा ने उनसे ऐसा करने की रिक्वेस्ट की है? अगर की भी है तो मिस्टर कुरैन के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं रहा होगा। इस सब उधेड़-बुन में लगा हुआ विंग कुरैन के साथ एक रूम में पहुंच जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कब वह इस रूम में एंटर कर जाता है, जब तक कि कुरैन ने उससे पूछा नहीं, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया वेवोसियान? कुरैन की ये आवाज जैसे ही विंग के कानों में पड़ी, वह होश में आया। उसने रूम के चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हैरान हो गया। ये रूम वांग जी का था। उसने मिस्टर कुरैन की तरफ देखा और अपने मन में कहा, मिस्टर कुरैन मुझे वांग जी का रूम क्यों दे रहे हैं? कुरैन उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने बहुत ही प्यार से विंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यही सोच रहे हो ना मैंने वांग जी का कमरा तुम्हें क्यों दिया है? क्या मिस्टर कुरैन माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं? उन्हें पता कैसे चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? विंग ने क्यूरियोसिटी भरी नजरों से कुरैन की तरफ देखा। कुरैन ने भी विंग की निगाहों में घुमड़ रहे प्रश्नों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मेंशन में और भी रूम है वेवोसियान, मगर वो मेरे रूम से बहुत दूर है। बस वांग जी और सिचैन के रूम ही मेरे रूम के काफी करीब हैं। मैं सिचैन का रूम तुम्हें नहीं दे सकता था क्योंकि वो कपल रूम है, मगर वांग जी अभी तक सिंगल है तो मैंने उसी का रूम तुम्हें देना ठीक समझा, क्योंकि उसकी वजह से तुम मेरे पास आसानी से आ सकते हो। ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही मुझे। तो जाओ अब अपने सामान को अरेंज करो, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हारा सामान अरेंज करने के लिए। ने कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। कुरैन ने एक बार फिर विंग के सर पर हाथ रखा और कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक कॉल अटेंड करनी है और तुम्हें भी तो अब ऑफिस जाना होगा ना, तो रेडी हो जाओ, मैं रात में तुमसे मिलूंगा। विंग ने कुरैन की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया और कुरैन स्माइल करते हुए वहां से निकल गए।
विंग ने एक गहरी सांस ली और सामने वॉल पर लगे एक बड़े पेंटिंग की तरफ बढ़ गया। उसने पेंटिंग को टच किया। उसने पेंटिंग को बस टच ही नहीं किया, बल्कि अपने भीगी आंखों से उसे देखते हुए उस पर अपने सर को टिका दिया। शायद वह उस पेंटिंग वाले शख्स का इम्प्रेस चाहता था, मगर उसे वह अभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो शख्स यहाँ पर था ही नहीं। इसी ख्याल ने कब उसकी आंखों से आंसुओं का रूप ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। इधर कोई वांगजी को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। वो थी म्याम्या, जिसके सामने मो श्यानू अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वो चारों तरफ से मशीनों से घिरा था। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वह नींद में जा चुका था। मगर म्याम्या को यह देखा नहीं जा रहा था। वह रो रही थी। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, वांगजी मैं क्या करूं? मुसियानु ठीक तो हो जाएगा ना? बताओ ना, तुम उसे बचा लोगे ना वांगजी? बताओ ना, चुप क्यों हो वांगजी? बताओ ना मुझे। वांगजी, जिसकी खुद की आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर तक वह बड़बड़ाया। वह म्याम्या को होल्ड किए रखता है, फिर उसे वह वहीं बेड पर बैठा देता है और उसके सामने एक पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, म्याम्या तुम्हें ब्रेव बनना होगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम बहुत ब्रेव हो, और यह भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा। मगर म्याम्या तुम्हें ये करना ही होगा, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेबीज के लिए, उन्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने अब तक खुद को मजबूत बना कर रखा है म्याम्या, उसी तरह से अभी तुम्हें मजबूत बनना ही पड़ेगा म्याम्या। तुम टूट नहीं सकती हो इस तरीके से। म्याम्या ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम सच कह रहे हो वांगजी, मुझे मजबूत बनना ही होगा। वांगजी म्याम्या की बात सुनकर एक टूटी हुई स्माइल देता है और म्याम्या को पानी का ग्लास पकड़ा देता है। म्याम्या उसे पीकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। वांगजी इशारा करता है तो वहां पर एक शख्स आकर बैठ जाता है। वह एक डॉक्टर था। वांगजी ने कहा, मोस्यानी की हालत अब कैसी है? ये कब तक ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा, हालत में काफी हद तक सुधार हो चुका है, बस कुछ मेजर इंजरीज हैं जो अभी ठीक होनी बाकी हैं। विद इन 2 वीक्स में वो भी भर जाएंगी। मेंटल कंडीशन भी कुछ हद तक ठीक हो गया है, मगर अभी भी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। वांगजी ने कहा, ओके अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर वहां से चला गया। वांगजी ने कहा, म्याम्या तुमने सुना ना, वो अब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। इस बार जब वह होश में आएगा तो हम उससे बातें करेंगे और उसकी कंडीशन अच्छी होते ही उसे सीधा अपने साथ लेकर चलेंगे। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ना म्याम्या। तो चलो अब तुम भी रेस्ट करो, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, मगर तुम रेस्ट करना, रोना मत, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। वांगजी के कदम यह कहने के साथ ही रूम के बाहर चले गए थे। मगर क्या म्याम्या के लिए रेस्ट करना इतना ही आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों के आगे उसकी लाइफ के फ्लैशबैक घूमने लगे थे। वो मो स्वान्यू एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मो स्वान्यू बाइसेक्सुअल पर्सन था। वह सबसे फ्लर्ट करता था, मगर उसकी एक बात बहुत ही अच्छी थी, वह एक काइंड पर्सन था। वह इतना डाउन टू अर्थ था कि कोई भी उसे पसंद कर लेता। उसकी म्याम्या से अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर म्याम्या के लिए ये फीलिंग फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा थी। लगभग 1 साल तक मो स्वान्यू और म्याम्या फ्रेंड थे, मगर पता नहीं क्या हुआ, मो स्वान्यू को वहां से वापस चाइना जाना पड़ा। उसके जाने के बाद ही उसकी लाइफ में वांगजी आया था। वांगजी उसका फ्रेंड बना, क्लास फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। मगर कभी भी वांगजी के लिए म्याम्या ने वो फील नहीं किया जो उसने मो स्वान्यू के लिए किया था। वैसे भी जो वांगजी के क्लोज थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि वांगजी विंग को लव करता है, और म्याम्या भी उसमें से एक थी। अच्छी तरीके से जानती थी कि वांगजी की लाइफ विंग है। वांगजी विंग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और म्याम्या का भी यही हाल था, क्योंकि वह भी मो स्वान्यू के अलावा अपनी लाइफ में किसी और को भी इमेजिन नहीं कर सकती थी। वांगजी के साथ ही साओ सिन चेन और सॉन्गलैन के साथ भी उसकी मुलाकात होती है। यह सभी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। मगर वांगजी की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह चाइना वापस चला जाता है और म्याम्या वहीं रह जाती है। वह मॉडलिंग एजेंसी को हैंडल करती थी, उसका काम भी अच्छा चल रहा था। तभी एक बार फिर से उसकी लाइफ में मो स्वान्यू की एंट्री होती है। मो स्वान्यू इस बार बहुत ज्यादा हर्ट था, अपनी फैमिली की वजह से और अपने लव लाइफ की वजह से। उसने जिससे प्यार का कन्फेशन किया था उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके साथ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी।
वह उस समय काफी डिस्टर्ब चल रहा था। म्या ने एक बार फिर उससे बस अच्छे फ्रेंड की ही तरह बिहेव किया था, मगर मोह स्वानियों का नजरिया उसके प्रति चेंज होता चला गया। वह इस समय काफी ब्रोकन फील कर रहा था और म्या उसका बहुत ही ज्यादा केयर करती है, जिससे वह भी म्या के प्यार में पड़ ही गया। उसने म्या को प्रपोज कर दिया था। म्या जो न जाने कब से मोसवानियों के लिए फीलिंग रखती थी, उसने भी हाँ कर दिया। दोनों डेटिंग करने लगे थे, मगर उस बीच एक बार फिर से मोसवानियों को चाइना वापस आना पड़ा। इस बार वह लंबे समय तक चाइना में ही रहा, मगर म्या से वह हमेशा कांटेक्ट में रहता था। फिर वह म्या को कनाडा बुलाता है। वह और म्या कनाडा में मैरिज कर लेते हैं, मगर उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। वो थे वेंस के धमकी भरे कॉल मो स्वानियों के पास आने लगते हैं। साथ ही उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि मिस्टर मो भी मो स्वानियों से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेते हैं, उसे उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। साथ ही म्या को भी धमकी देते हैं कि वह मो स्वानियों की लाइफ से अलग हो जाए, मगर वो दोनों ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि तब तक उनकी फीलिंग इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि वह एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार थे। उस टफ सिचुएशन में भी म्या मोसवानियों का साथ ही देती है, मगर वह कब तक ऐसा कर सकते थे। उनके इनकम के सोर्स बंद होने लगे थे। वेंस की वजह से म्या का करियर पूरी तरीके से ठप हो गया था और मोसवानियों उसकी हालत तो और भी बुरी थी। वो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वह म्या की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा था। वह म्या से डाइवोर्स लेने का दबाव बनाने लगा था। म्या जो जानती थी कि मोसवानियों उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो बस हालत से मजबूर होकर ऐसा करना चाहता था ताकि म्या खुश रहे, सेफ रहे। तभी म्या को वांगजी की याद आती है। उसने वांगजी को कॉल किया था। वांगजी तुरंत साव से चैन के साथ उसके पास आ गया था। म्या ने वांगजी को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वांगजी ने भी एक अच्छे फ्रेंड की तरह और उसके उम्मीद के मुताबिक उसकी हेल्प भी की। उसने मोसवानी और म्या को यूएस में अपने एक फ्रेंड के पास भेज दिया था। वहाँ वांगजी का एक बिजनेस ब्रांच भी था, जिसे उसने उन्हें संभालने को कह दिया था। पहले तो मोसवानी नहीं मान रहा था, मगर वांगजी ने उसे बहुत समझाया और अंत में वह भी मान गया। दोनों वहां बहुत खुश थे, उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। मगर एक शाम मोसवानी म्या के पास पहुंचा। उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, मगर उसने म्या के पास जाकर कहा, म्या तुम वापस चाइना चली जाओ, वांगजी के पास ही जाना और कहीं मत जाना, यही अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे अनबॉर्न बेबीज के लिए भी। मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई मोसवानी, म्या ने रोते हुए कहा। उसने कहा, म्या ये वेंस के आदमियों ने किया है। उन्हें वही फाइल चाहिए जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया था और तुमने खुद ही मना किया था वो फाइल्स उन्हें देने के लिए। वो मैंने तब किया था ना, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम उन्हें वो फाइल दे दो मोसवानियों और वो हमें छोड़ देंगे। मोसवानियों ने कहा, नहीं म्या वो हमें फाइल पाने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ भी दिया तो भी सब बर्बाद हो जाएगा। उनके काम इतने घटिया हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती म्या, और अगर मेरे मरने से उनके ये सारे काम खत्म हो जाएं, तो यह मेरे लिए ग्रेट अचीवमेंट होगा। बस मुझे चिंता तुम्हारी और तुम्हारे बेबीज की है। मैं उन्हें सेफ रखना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर, इसलिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम यहाँ से जल्दी जाओ। मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मोसवानियों ने कहा, मुझ पर बिलीव करो म्या, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरी सांस तक अपनी लाइफ के लिए फाइट करूंगा, मगर मैं ये तभी कर पाऊंगा जब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम सेफ रहोगी और तुम सिर्फ एक ही पर्सन के पास रह सकती हो, द लान वांगजी। मैं इतना तो जान गया हूँ कि वो तुम्हें सेफ रख ही लेगा। प्लीज तुम जाओ, अगर देर करोगी तो हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे। वो वेंस तुम्हें चाइना में बिल्कुल हार्म नहीं कर पाएंगे, और जब तक तुम सेफ हो वह मुझे भी हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि वो फाइल किसके पास है। तो अब जाओ, सेफ ये पर्सन तुम्हें सेफ चाइना पहुंचा देगा। मैं मोसवानी को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसे जाना पड़ा एक बार फिर वांगजी के पास, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसने यह सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसकी आंखों के कोनों से उसके आंसुओं की बूंदें निकल रही थीं।
दूसरी तरफ कोई बहुत ही खुश था। वह केबिन में इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा था और किसी का वेट कर रहा था। तभी केबिन की डोर ओपन होती है तो सामने वाले शख्स को देखकर वह चिल्ला पड़ता है, वेनिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने कितनी लेट कर दी है आने में। विंग ने वेनिंग के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे हिलाते हुए कहा। वेनिंग बोला, सर आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। तभी केबिन का डोर फिर ओपन होता है और न्यू हुसैन भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वह हाँफ रहा था मगर फिर भी वह विंग को गले लगाकर चिल्ला पड़ता है, आप बहुत खुश लग रहे हो वीगा, लगता है उस खड़ूस लैन ने आपको अच्छे से ट्रीट किया है। न्यू हुसैन ने जब ये कहा तो विंग जो अभी तक खुशी से झूम रहा था थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसने कहा, सच कह रहे हो न्यू हुसैन, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, जैसे कि मैं उनका बहुत खास पर्सन हूँ, और मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी किया। और तुम्हें पता है ब्रेकफास्ट में उन्होंने मेरी पसंद की डिशेज ही बनवाई थी। शायद लानर गग्गा ने उन्हें वो सब बताया होगा, यही होगा, नहीं तो वो मेरी पसंद के बारे में कैसे जानते। यह कहते हुए विंग की आंखें आंसुओं से भर गई थी, मगर ये आंसू खुशी के थे और उसे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी यह उसके चेहरे से साफ पता किया जा सकता था। ओके फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी आवाज़ इस समय अच्छी नहीं निकल रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा और मेरी स्टोरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।